अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर मुईद पीरज़ादा। इस वीडियो में मैं आपके सामने एक पॉलिटिकल वॉर गेम सिनारियो प्रेजेंट करना चाह रहा हूं, जिसमें एक तरफ तो खड़े हैं कोने में इमरान खान और तहरीक इंसाफ, जिनको अर्लीस्ट पॉसिबल इलेक्शन चाहिए सितंबर अक्टूबर 2022 में, और दूसरी तरफ खड़ी एक मखलूत हुकूमत जिसमें शहबाज शरीफ साहब जिसे लीड कर रहे हैं, जिसे आप शरीफ जरदारी रजीम या शरीफ जरदारी हुकूमत कह सकते हैं। और इन दोनों की स्ट्रेटिजिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं और क्यों अगले 8 से 10 या 11 हफ्ते जो हैं इस वॉर में, इस सियासी जंग के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, जिसके बारे में आज इमरान खान साहब ने मुल्तान में एक वर्कर कन्वेंशन से बात करते हुए कहा, ये एक जंग है, लेकिन ये जंग है आइडियाज़ की, ये जंग है ज़ुबान की, ये जंग गोला बारूद की जंग नहीं है। लेकिन इससे पहले कि मैं इसका जिक्र करूँ, थोड़ा सा एक मुख्तसर कमेंट कर दूँ, बिकॉज पिछली वीडियो में मैंने आपसे ये प्रॉमिस किया था कि मस्जिद नबवी के हवाले से जो वहाँ पे एक बदकिस्मत वाक़या हुआ, जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के बारे में बहुत ज़्यादा मनफी नारेबाजी हुई, शाहज़ैन बुगटी जो हैं उनके बाल वगैरह खींचे गए, उस हवाले से मैं मज़ीद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपको दिखाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं उसको दिखाना चाह रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि दिस टॉपिक हैज़ बीन डन टू डेथ। इसके बारे में इतना कुछ अपीयर हो गया है ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, कि मज़ीद इसके कोई डिटेल देना जो है वो गलत होगा। ताहम मैंने जितनी भी अब तक रिसर्च की है, और एक दो रिसर्चर्स की भी मैंने ड्यूटी लगाई हुई थी कि चेक करें कि क्या सऊदी हुकूमत ने कहीं कोई क्रैकडाउन किया है। जो क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानियों की बहुत गिरफ्तारियां कर ली हैं, 100-150 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए हैं, उनको 60,000 रियाल की सज़ा होने लगी है, फ़ाइन होने लगा है, 5 साल की सज़ा कैद भी हो सकती है, उनको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, या सऊदी हुकाम को ऐसे प्लान में नज़र आ रहे हैं कि वो वीडियो एविडेंस शेयर करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, जैसे कि राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया था। इसकी किसी किस्म की सऊदी प्रेस से, इंटरनेशनल प्रेस से, मिडिल ईस्टर्न प्रेस से किसी किस्म की कोई कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रही। और जो क्लेम किया गया था कि चीकू जहांगीर जो हैं वो शायद गिरफ्तार हो गए हैं, अनिल मुशर्रफ वगैरह के ऊपर चार्जेस प्रेस हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो के आखिर में मैं चीकू जहांगीर ने जो वीडियो मैसेज सऊदी अरब से अपने 5 स्टार होटल में बैठ के दिया है, और उनके साथ ही अनिल मुशर्रफ भी थे, वो मैं आखिर में छोटा सा टुकड़ा आपको दिखा दूंगा उसका। वो मैसेज वैसे व्हाट्सएप के ऊपर चल रहा है, अभी मैं उससे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा। अभी बॉटम लाइन ये है कि वो सारी चीज़ जो पाकिस्तान में डिस्कस की जा रही है एक बहुत बड़े तूफ़ान के तौर पर यहाँ पर, उस किस्म की कोई एविडेंस हमें सऊदी हुकाम की वहाँ से नहीं मिल रही। सऊदी अरब एक सॉवरेन कंट्री है, उसने अगर कोई कानूनी कार्रवाई करनी होगी किसी भी खिलाफ, तो वहाँ खुद से कानूनी कार्रवाई करेंगे, वो कोई यहाँ एविडेंस शेयर नहीं करेंगे इस्लामाबाद के साथ कि ये ले लें वीडियो फुटेज और इसकी बेसिस पे आप लोग यहाँ FIR लोगों के खिलाफ दर्ज करते। तो अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे सामने उसकी नहीं आई है। नाउ लेट्स कम बैक टू इमरान खान वर्सेस शहबाज शरीफ एंड जरदारी रजीम। अब से बहुत घंटे पहले आज इमरान खान साहब ने अपना तीसरा वर्कर्स कन्वेंशन किया मुल्तान में। इससे पहले 2 वर्कर्स कन्वेंशन वो कर चुके हैं। पहला उन्होंने किया था पेशावर में, दूसरा वर्कर कन्वेंशन किया था लाहौर में, जहां तहरीक इंसाफ ही की ये वर्कर कन्वेंशन है, लेकिन आहिस्ता आज के वर्कर कन्वेंशन है तो बहुत बड़े जलसे की उन्होंने शक्ल इख्तियार कर ली थी। इमरान खान साहब ने वहाँ कहा क्या, 7-8 बड़े उसकी की किस्म के पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहला उनका पैगाम ये था कि मुझे आपका ताउन चाहिए, ये एक जद्दोजहद है, ये एक स्ट्रगल है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत और हकीकी हाकमियत के लिए, यानी पाकिस्तान की रियल डेमोक्रेसी और रियल सॉवरेनिटी के लिए। यानी कहने में पाकिस्तान जमहूरियत है, कहने में पाकिस्तान सॉवरन है, लेकिन पाकिस्तान ना हकीकी तौर पे जमहूरी है, ना हकीकी तौर पे हाकमियत है, उसकी सॉवरेनिटी है। और इसके लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं। और आपके जो साउथ पंजाब के मेरे वर्कर्स हैं, हमारे MPs हैं, हमारे MNAs हैं, आपकी मदद, आपकी कोऑपरेशन चाहिए, और आपने इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करना है इस जद्दोजहद को कंप्लीट करने के लिए। फिर उनका कहना यह था कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये 3 इम्पोर्टेड स्टूजेस जो हैं, इन्हें बाहर से मीर जाफ़र और मीर सादिक की मदद से ला के हम पे बिठा दिया जाए। ये सूरत हाल हमें किसी सूरत भी कबूल नहीं है। फिर उनका एक पॉइंट ये था कि ये वो लोग हैं जिनकी 10 साल की जो हुकूमत थी 2008 से 2018 के दरमियान, उस सारे ज़माने में जो पिछला दौर गुजरा, 400 के करीब पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक हुई, उससे ज़्यादा हुए, लेकिन ये लोग कभी नहीं बोले। और क्यों नहीं बोले? जब आपका सारा पैसा, सारा सरमाया बैंक अकाउंट से, उनका कहना है, आपका पाकिस्तान से बाहर पड़ाओ, तो ज़ाहिर है कि आप मगरब की ताकतों के सामने सर उठा के, गर्दन उठा के बोल नहीं सकते। फिर उन्होंने एक अजीब बात की, उन्होंने कहा, ये बड़ी एम्बिशियस बात है, उन्होंने कहा कि अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम एक वाइट पेपर लेकर आएंगे शरीफ ख़ानदान और डिनेस्टी की करप्शन के हवाले से। अच्छा, अभी इसका मतलब है कि फिर काम कर रहे होंगे उसके ऊपर, बिकॉज 2-3 दिन तो बस सर पे आए खड़े हैं, समझिए 1 दिन तो गुजर गया, तो आपको फिर 2-3 दिन में एक्सपेक्ट करना चाहिए कि तहरीक इंसाफ एक करताज़ अबियस जो है वाइट पेपर निकालेगी
शरीफ फैमिली के बारे में। वंस अगेन मकसद फिर यही है कि जो करप्शन के चार्जेस हैं, जो नैरेटिव और बयानियाँ हैं, उसको अलाइव रखा जाए। फिर उन्होंने ये कहा कि मेरी जो कॉल है फॉर इस्लामाबाद दैट विल डिटर्मिन द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। यानी ये जो जद्दोजहद है, ये जो मार्च है, जिसको आप कह सकते हैं, उन्होंने लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल किया इसके लिए मिलियन मार्च, लेकिन चूंकि वो बार बार कह रहे हैं 2 मिलियन 3 मिलियन, तो आप कह सकते हैं कि ये जो मिलियन मार्च है टूवर्ड्स इस्लामाबाद, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल का, पाकिस्तान के फ्यूचर की जो डिटर्मिनेशन है, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, उसकी डिटर्मिनेशन इस मार्च से होगी। फिर उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे सामने हैं ये कैरेक्टर असैसिनेशन करने में, आवाम में और मीडिया में खौफ व हरास फैलाने के माहिर हैं। उन्होंने कहा याद रखें ये वही लोग हैं, वही ख़ानदान हैं जिन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ उन्होंने जो है उनकी फ़ेक तस्वीर जो है वो उन्होंने 1980s में उनको हवाई जहाज़ों से गिराया था। अब इसकी भी एक बड़ी सिग्निफिकेंस है कि उन्होंने मुल्तान में खड़े होकर ये बात क्यों कही है। शायद सेंट्रल पंजाब में वो ये ना कहते। उसकी वजह यह है कि साउथ पंजाब जो है उसमें पीपल्स पार्टी के लिए एक हमदर्दी, एक फीलिंग जो है पाई जाती है। पीपल्स पार्टी की खुद भी नज़र यही है कि मौका मिले, अगर हुकूमत 1 साल चल जाए तो साउथ पंजाब से कोई 25-30 MP अपने निकाल ले, और अगर MNA भी उनके निकले तो साउथ पंजाब से निकलेंगे। तो साउथ पंजाब की जो सराइकी बेल्ट है, मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के इलाके, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए एक हमदर्दी पाई जाती है। और इमरान खान साहब ने उसी फीलिंग ऑफ सिंपैथी को मैं समझता हूँ कि कैश करने की, एक्सप्लॉइट करने की यहाँ पर उन्होंने कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ों में मास्टर हैं कैरेक्टर असैसिनेशन में। मेरी बीवी जब जमायमा यहाँ पे आई तो इन्होंने उसको जुविश लॉबी का नुमाइंदा बना दिया, एजेंट बना दिया, और इन्होंने उसको बड़ा फ्रस्ट्रेट किया, उसके खिलाफ कैंपेन चलाई, और फिर उन्होंने इसके ऊपर एक फ़ेक टाइल्स का, एंटीक टाइल केस उसको कहते हैं, ये बिल्कुल हकीकत है कि मिड 90s लेट 90s में जमायमा के ख़िलाफ़ एक फजूल सा केस बना दिया गया कि जमायमा ने एंटीक ख़रीद लिया टाइल्स, उनको स्मगल कर लिया, और 1-1.5 साल जमायमा जो है वो अदालतों के पाकिस्तान में चक्कर लगाती रही हैं। और ये वही एंटीक टाइल्स थी सो कॉल्ड, जो टेक्सला के रास्ते में जाएँ तो डाइम डजन जो है वहाँ पे लोग बना बना के उसको बेच रहे होते हैं, और कोई एंटीक चीज़ वहाँ पे अब बची ही नहीं है बेचने के लिए। बहरहाल उन्होंने उसका भी जिक्र किया। फिर उन्होंने कहा कि ये मैं आपको बता दूँ कि ईद के फ़ौरन बाद मेरी, यानी इमरान खान की कैरेक्टर असैसिनेशन की एक बहुत बड़ी भरपूर कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाएगी। यानी उनको इसका एहसास है कि एक चीज़ जो है, प्लान जो है वो बन चुका है, बिकॉज पाकिस्तान में कोई चीज़ छुपती नहीं है। इस मुल्क की खूबी भी यही है और इसकी कमज़ोरी भी यही है कि ये इतना लीकी किस्म का मुल्क है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है वो दूसरी साइड को पता चल जाती है कि क्या प्लान हैं। लेकिन उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि मेरा पैगाम इनके लिए ये है, मैसेज इनके लिए ये है कि विल फाइट टिल आई एम अलाइव। मैं इनका उस वक्त तक मुकाबला करूँगा जब तक मैं ज़िंदा हूँ। ये डू एंड डाई किस्म की बातें तो आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है वो बहुत करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चीज़ एक जंग है मेरे और इनके दरमियान, जो इस वक्त एक सियासी जदोजहद है, ये एक जंग है, लेकिन ये जंग गोला बारूद असले की जंग नहीं है। ये जंग है ख़यालात की, आइडियाज़ की, ये ज़ुबान की जंग है, ये अल्फाज की जंग है। मतलब उनका बेसिकली ये था, अगर आप उसकी तशरीह करें, कि ये एक आइडियाज़ की वॉर है। हमने बाहर निकलना है, आपने मेरे साथ निकलना है, और आपने लोगों को कायल करना है, हमने लोगों को कन्विंस और परसुएट करना है कि ये जद्दोजहद एक आज़ाद, खुद मुख्तार, हकमियत वाले पाकिस्तान की जद्दोजहद है। फिर उन्होंने जिक्र किया, उन्होंने कहा अपने वर्कर्स को मुखातिब, क्योंकि ये माइंड में रखिए कि सारी बातचीत जो है बाकी सारी दुनिया से तो हो ही रही है, मैं भी आपके सामने इसको लेकर आ रहा हूँ, लेकिन दर हकीकत ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डेडिकेटेड वर्कर्स हैं, कार्ड कैरिंग वर्कर्स जो हैं साउथ पंजाब में, मुल्तान में, उनसे बात हो रही है। तो उन्होंने कहा आपने निकलना है और फार्मर के, किसान के पास जाना है, और आपने उसको बताना है कि हमने किसान को किस तरह से फंड ट्रांसफ़र, मनी ट्रांसफ़र की, फॉर्म प्राइसेस को एक लेवल पर रख के, और हमने कैसे किसानों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की। जब मैंने इमरान खान साहब को ये कहते सुना तो मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान साहब तक कुछ शायद मेरे वीलॉग्स पहुंच रहे हैं और वहाँ से भी वो आइडियाज़ निकाल रहे हैं, बिकॉज मैंने कई वीलॉग्स में कहा था कि तहरीक इंसाफ की जो पॉलिसीज़ हैं उन्होंने किसानों को, फार्मर्स को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। और ये मुझे बेसिकली बैंकर्स से पता चलता है, जो ये बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल की शॉपिंग हुई है गुज़िश्ता 1.5-2 बरस में, जो गाड़ियाँ, ट्रैक्टर और मोटर बाइक्स खरीदे गए हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान की रूरल बेल्ट में जो है वो ख़रीदे गए हैं। तो इस तरफ उन्होंने इशारा किया। फिर उन्होंने एक चीज़ की जो खासी कॉन्ट्रोवर्शियल है, उन्होंने कहा कि जब हमें, और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने कहा कि हम साउथ पंजाब का, हमें हुकूमत मिलेगी
तो हम साउथ पंजाब का सूबा बनाएंगे। अब ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है कि पौने 4 बरस उन्होंने हुकूमत की और साउथ पंजाब का सूबा वो नहीं बना सके। इस पे एक अलग वीडियो डिस्कशन है कि इसके रास्ते में किस किस्म की कानूनी कॉन्स्टिट्यूशनल रुकावटें हैं, और तहरीक इंसाफ के पास कभी भी उस किस्म की क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी। जो एक नया सूबा बनाने का प्रोसेस इतना कॉम्प्लिकेटेड है, पाकिस्तान में नहीं बना सके, लेकिन उन्होंने फॉर क्रेडिट लेने के लिए कह दिया कि उस्मान बुज़दार ने एक साउथ पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी बनाया था। हम इस हवाले से नेशनल असम्बली के सामने एक बिल भी ला चुके हैं। और फिर उन्होंने वो बात की जिसको सुन के शरीफ सरदारी जो रजीम है, ये जो PMLN को शदीद दुख और सदमा होता है और खौफ उनको महसूस होता है, और इस वजह से इलेक्शन नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि आपने हमें 2/3 मेजॉरिटी देनी है, आप हमें 2/3 मेजॉरिटी दे के लेकर वापस लाएंगे तो हम आपको साउथ पंजाब का, हमारी कमिटमेंट है कि साउथ पंजाब का सूबा हम आपके लिए बनाएंगे। और यही वो चीज़ है जिसके खौफ की वजह से हम समझते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन ही नहीं हो रहे, बिकॉज 2/3 मेजॉरिटी उनको मिलती है ही नहीं। पाकिस्तान के पार्लिमानी निज़ाम में 2/3 मेजॉरिटी लेना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन ख़तरा यह है कि इमरान खान साहब अच्छी खासी मेजॉरिटी ले लेंगे और आसानी से मजबूत सिंपल जो एक सिंपल गवर्नमेंट होती है, सिंपल मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट होती है, वो तो वो कम अज़ कम ज़रूर बना लेंगे अगर इलेक्शन अगले चंद हफ्तों में या महीनों में हो जाते हैं। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बहरहाल उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी का क्लेम किया, उन्होंने खड़े होकर कहा। इससे पहले हम सुनते थे, आज उनके मुंह से हमने सुन लिया कि मुझे 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए। उसके बाद अब ये जो चीज़ है, यहाँ पर एक चीज़ उन्होंने कही, पहले उन्होंने कहा था 20 लाख, मैं कहता हूँ 2 मिलियन, 20 लाख लोगों को इस्लामाबाद में पहुँचना होगा, मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। आज उन्होंने नंबर 10 लाख से बढ़ा दिया है, जैसा कि ये आपने कंप्यूटर ग्राफिक्स से लोग पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा 30 लाख लोगों को इस्लामाबाद पहुँचना चाहिए। अब इसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पॉलिटिकल रेटरिक है 20 लाख और 30 लाख का, इसका मतलब है क्या? क्योंकि कल को आप देखेंगे कि बहुत भी लोग भी आ गए इस्लामाबाद में, तो जियो और जंग और जो हो सकता है स्टोरी निकले कि ये इतने नहीं है। असल में ये पॉलिटिकल रेटरिक है। इस पॉलिटिकल रेटरिक का मतलब ये है कि बहुत बड़ी तादाद में वो ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक मोबिलाइजेशन हो, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से, कोहाट से, मर्दान से, आज़ाद कश्मीर से, मरी से, टेक्सला से, पिंडी से, गुजरावाला से, गुजर खान से, साउथ पंजाब से, लाहौर से, GT रोड से, और एक ऐसी मोबिलाइजेशन हो जो है हरकत हो जो इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करे। और अगर ऐसी हरकत होने शुरू हो जाती है तो बज़ाते खुद पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा जो है वो एक पैरालिसिस का शिकार हो जाएगा। और हुकूमत को इस पैरालिसिस को और इस मूवमेंट को रोकने के लिए बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स करने पड़ेंगे। कहीं उनको दफ़ा 144 लगानी पड़ेगी, कहीं सड़कें बंद करनी पड़ेंगी, कहीं कंटेनर रखने पड़ेंगे, कहीं पुलिस की बातें माननी पड़ेंगी, कहीं सख्ती करनी पड़ेगी, कहीं कुछ करना पड़ेगा, कहीं कुछ करना पड़ेगा। और हुकूमत को देखना पड़ेगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ कि रेंजर्स को बुलाया जाए मदद के लिए। लेकिन मुझे शक ये है, ये मेरा एनालिसिस है प्योर, कि जितनी ज़्यादा चीज़ें कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सड़कों पे आके शरीफ ज़रदारी रजीम को डिफेंड नहीं करेगी, बिकॉज ये उनके लिए पॉलिटिकली बड़ा डिफ़िकल्ट होगा। वो उस मौके पे यही कहेंगे कि हम इसमें न्यूट्रल हैं, हमने पहले जो न्यूट्रलिटी करनी थी वो कर ली है, वो अब नहीं आने लगे सड़कों पे, और ना ही मेरे ख्याल में रेंजर्स कोई बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पे आएगी। तो अगर इमरान खान साहब ने ये जो बहुत बड़ी तादाद में वो सोचते हैं कि चंद लाख लोग, लेट्स पुट इट वे कि अगर 5 लाख लोग भी मुख्तलिफ डायरेक्शन से, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, सेंट्रल पंजाब, GT रोड से, साउथ पंजाब से इस्लामाबाद का रुख इख्तियार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा। लेकिन यही एक महज तरीका नहीं है प्रेशर पैदा करने का, और भी बड़े तरीके हैं प्रेशर पैदा करने के। इसी YouTube के प्लेटफॉर्म पे एक साहिब ने बहुत लंबा एक नोट लिखा था। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये गलत लोगों को एक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में इतने लोग लेके आएँ, इसको सस्टेन करना मुमकिन नहीं है 24-48 घंटे से ज़्यादा। उन्होंने बांग्लादेश की एग्जांपल दी, जहां जनरल इरशाद की हुकूमत को पैरालाइज करने के लिए अपोजिशन की जमातों ने लोगों को कहा कि अपने घरों से निकल के आके अपने चौराहे और सड़क पर खड़े हो जाएं और 1 घंटे 2 घंटे के लिए खड़े रहें। जब लाखों लोग अगर सड़क पर भी खड़े हो जाएं तो सारी ट्रैफिक, सारा सिस्टम जो है वो मुंजमद हो जाता है। तो और भी बड़े तरीके हैं किसी हुकूमत पे प्रेशर डालने के। बॉटम लाइन ये है कि इमरान खान साहब को अगले 8 से 10 या 11 हफ्ते के दरमियान शरीफ ज़रदारी रजीम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप करना है, ताकि शरीफ ज़रदारी रजीम ये नतीजा अखज़ करे कि बेहतर यही होगा कि हम एक अर्ली इलेक्शन की गारंटी दें और हम कहें कि हम बजट के बाद असम्बलियाँ तोड़ेंगे और इलेक्शन सितंबर-अक्टूबर में हो सकते हैं 90 दिन की इंटरिम गवर्नमेंट के लिए। ये तो हो गई इमरान खान साहब की स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली जो अब तक हमारे सामने आ रही। अब दूसरी तरफ की क्या हिकमत अमली हमारे सामने आ रही है, जो हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब एक अपना डेलीगेशन लेकर
उम्रे के बहाने सऊदी अरब पहुँचे हैं। ज़ाहिर है उम्रे की वजह से वहाँ वो नहीं गए, वो असल में पैसे मांगने के लिए और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मदद हासिल करने के लिए गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लिंचपिन है अमेरिकन स्ट्रैटेजी के इस रीजन के अंदर, बावजूद इसके कि आपने सुना होगा बहुत कि उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडेन की कॉल लेने से इनकार कर दिया, रशिया वाले इशू पे, यूक्रेन वाले इशू पे, डिफरेंट थिंग्स, वो चीज़ें भी साइड पर चलती रहती हैं। लेकिन ये जो मशरक़ वस्ता की ये जो स्टेट्स हैं, जो अरब स्टेट्स हैं, इनकी जो कलेक्टिव सिक्योरिटी है उसका गारंटर अमेरिका है। इनके पास और कोई गारंटी नहीं है अपनी सिक्योरिटी की, जो किंगडम्स हैं, जो शेकडम्स हैं। इसलिए जब अमेरिका का इशारा आता है तो उनको उस पर एक्ट करना ही होता है। तो शहबाज शरीफ साहब वहाँ दर हकीकत एक सॉफ्ट अपने लिए एक सॉफ्ट बेल आउट लेने के लिए गए। लेकिन बिफोर वी कम आउट टू द बेल आउट कि वो क्या बेल आउट उनको मिल सकता है और कहाँ कहाँ से मिल सकता है और क्या उनकी हिकमत अमली है, पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि शहबाज शरीफ साहब की सूरत हाल और उनके साथ जरदारी साहब इतने परेशान नहीं है, बिकॉज उनका बेस जो है वो सिंध में महफूज है। पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कितना ही धक्का क्यों ना लग जाए, धक्का अगर फतह होगी तो PMLN की होगी, अगर शिकस्त होगी तो PMLN की होगी, बिकॉज ये मुकाबला बेसिकली जो फाइट ऑन टू डेथ या शिकस्त और फतह की जो जंग है, ये है PTI और PMLN के दरमियान। इसमें ये पीपल्स पार्टी की मुकद्दर का तकदीर का यहाँ से फैसला नहीं होना। वो यहाँ पर अपनी सिचुएशन को बेहतर करने के लिए आए हुए हैं इस जंग में, वो इसमें से शिकस्त खुर्दा होकर को बहुत ज़्यादा नहीं निकल सकते। तो शहबाज शरीफ साहब की और PMLN की अब सूरत हाल इस्लामाबाद में उस जर्नैल की तरह है जो मुझे एक बहुत मैं जो सलीबी जंगों की किताब पढ़ रहा था तो मैंने अकरा की जो बैटल पढ़ी, उसमें ऐसा था कि मुसलमानों का जब किला अकरा का फतह कर लिया समंदर किनारे सलीबियों ने, और वो किले के अंदर आए तो उन्होंने किले की फसीलों से बाहर देखा तो उन्होंने देखा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज जो है वो बाहर पहुँच चुकी थी। तो अब शहबाज शरीफ साहब ने किला तो फतह कर लिया है और इस किले की फसीलों की जितनी कमज़ोरियाँ थीं वो पहले शहबाज शरीफ साहब की स्ट्रेंथ्स थी, वो उनकी कामयाबी थी। अब इस किले के अंदर आने के बाद इस इस्लामाबाद के किले की जितनी कमज़ोरियाँ और डिफेक्ट्स हैं वो सब शहबाज शरीफ साहब के डिफेक्ट्स और कमज़ोरियाँ और उनका बोझ बन चुके हैं। अब प्रॉब्लम है क्या? मैंने बहुत से एनालिस्ट से बात की, उनका कहना ये है सिचुएशन को समझने के लिए कि असल कहानी बेसिकली तौर पे इकोनॉमिक बैटल है। जब ये प्लान और स्क्रिप्ट लिखा जा रहा था और बनाया जा रहा था एक्सटर्नली और इंटरनली, समवेयर बिटवीन आप कह लें कि जून के बाद शुरू हुआ, इस पर एक्टिवली काम हुआ अक्टूबर ऑनवर्ड्स, तो उस वक्त पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो 20-22 बिलियन डॉलर से ज़्यादा नज़र आते थे। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स रीजनेबली कंट्रोल में नज़र आती थी। ये एक्सपेक्टेड था कि अगर बढ़ी तो फिर दोबारा गिर जाएंगी। करंट टेकआउट डेफिसिट खासा मैनेजेबल था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, एक्सपेक्ट रेमिटेंसेस बहुत अच्छी आ रही थी और एक्सपेक्टेड ये था कि कमोडिटी प्राइसेस वगैरह जो हैं वो स्केल डाउन कर जाएंगी, ऑयल वगैरह की प्राइसेस, क्योंकि जब भी ये सिक्लिकल होते हैं, जब भी ऊपर जाती हैं फिर ये दोबारा जो है वो नीचे आ जाती हैं। और ये था कि PTI जो है अपनी बुरी पॉलिसीज़ के नतीजे में पंजाब के अंदर बहुत गैर मकबूल हो चुकी है महंगाई की वजह से। और ज़ाहिर ये दुहाई थी, मैं नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंट हैं और महंगाई मार डाला, गरीब आदमी का खून निकाल दिया। तो ये सब चीज़ों का सिनारियो था जब ये स्क्रिप्ट लिखा गया और ये पॉलिटिकल जद्दोजहद या जर्नी या ट्रैवलिंग जो है ये शुरू की PMLN लेड अलायंस से। अब सूरत हाल जो है वो सारी की सारी डायनामिक्स जो है वो रिवर्स हो गए। अब सूरत हाल ये है कि करंट अकाउंट रिजर्व जो हैं वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो चुके हैं, बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। फॉरेक्स रिजर्व ऑफ कोर्स ड्विंडल कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स भी मुझे पता चल रहा है कि शायद मज़ीद इंप्रूव नहीं करेंगी या वो बिल्कुल एक स्टेटस पे हैं या उनमें कमी आ सकती है। इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बैलून हुई हैं, $70 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट्स बन जाएंगी साल की। और यूक्रेन की जंग ने कमोडिटी प्राइसेस का जो ख्याल था कि नीचे आ जाएंगी वो नहीं हो सका और अभी भी कमोडिटी प्राइसेस सस्टेन कर रही हैं, ये भी है। और सबसे बढ़ के जो हादसा हो गया कि वो तहरीक इंसाफ जो अक्टूबर सितंबर में बहुत गैर मकबूल नज़र आती थी, वो तहरीक इंसाफ जो है उसने एक तूफ़ान खड़ा कर दिया है मकबूलियत का, जो पाकिस्तान से लेके पेरिस और पेरिस से लेके लंदन और लंदन से लेके इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लेके मदीना तक आपको उसकी एक रिफ्लेक्शन जो है वो आपको नज़र आ रही है। और जो अब इंक्रीजिंगली एक सियासी हेजान और वायलेंस की शक्ल जो है वो इख्तियार कर रही है, जिसका प्रेशर पाकिस्तान के इंतज़ामी ढांचे पे, कॉन्स्टिट्यूशनल ढांचे पे, अदालतों के ऊपर, मीडिया के ऊपर और सब चीज़ों के ऊपर उसका जो एक पड़ रहा है, क्योंकि इमरान खान ने इसको हक और बातिल की एक बैटल में कन्वर्ट कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब पे आते हैं, जो आज रात इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं एंड इस वक्त उनकी कोशिश ये है कि सऊदी अरब से उनको $5 बिलियन की रिलीफ मज़ीद मिल जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पिछली हुकूमत ने सऊदी अरब से बड़े जतन करके, तरले मिनते करके
$3 बिलियन के रिजर्व रखे हुए थे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में। यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो पैसे पड़े हैं उसमें चीन और सऊदी अरब यूएई के पैसों के रिजर्व हैं। अप्रैल में यूएई ने $2 बिलियन का रोल ओवर किया, चीन ने भी फरवरी में रोल ओवर दिया था। सऊदी अरब के $3 बिलियन तो स्टेट बैंक में पड़े हैं। 1.2 बिलियन $1.2 बिलियन जो हैं वो डेफर्ड ऑयल फैसिलिटी के हैं जो यूज़ नहीं किए। यूँ ये पैकेज $4.2 बिलियन का इन प्लेस है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की कोशिश है, डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल की, कि इसको बढ़ा के $5 बिलियन का इसमें वो मांगेंगे। वो $5 बिलियन अगर डॉलर नहीं देते तो 4 दे देंगे, 4 नहीं तो 3.5 देंगे। तो ये चीज़ बढ़ के 4.2 से 7.2 या 8.2 ये $9 बिलियन के करीब जा सकती है। ये इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की बहुत बड़ी गैम्बल है कि अगर इशारा आ गया है, अगर इशारा, और ज़ाहिर इशारा आया है तो वो सऊदी अरब गए, बिकॉज अदरवाइज़ तो कोई वजह और तुक बनती ही नहीं थी, क्योंकि सऊदी अरब पहले इतनी दफ़ा चीज़ें कर चुका है, मूड को बहुत अच्छा नहीं था। तो सऊदी अरब को कहीं से सिग्नल आएगा, ये आपको पता चल जाएगा अगले 12 घंटे में। फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे कि कितनी सऊदी अरब ने उनको बेल आउट किया। अगर सऊदी अरब ने बेल आउट किया तो यह मुमकिन है कि तकरीबन मज़ीद उनको $2 बिलियन की बेल आउट शायद यूएई से मिल जाए और $1 या $2 बिलियन की उनको कतर से मिल जाए, और यूँ वो पैसे इकट्ठे करेंगे। चीन अभी तक खामोश है। शहबाज शरीफ साहब की बहुत कोशिश होगी कि जो बयानिया इमरान खान ने बनाया है उसको रिवर्स करने के लिए उनकी चीन से कोई पॉजिटिव सिग्नलिंग हो जाए। शहबाज शरीफ साहब के बारे में जनरली ये तासुर है कि चाइनीज़ बिजनेसेस उनको बड़ा पसंद करते हैं, बिकॉज उनके ज़माने में चीनी बिजनेसेस बड़े खुश रहे। उसकी डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता क्या वजूहत हैं। लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब के लिए चैलेंज है वो ये है कि जब वो अब वाशिंगटन के लिए जो चैलेंज है कि वाशिंगटन बहुत खुल के शायद शहबाज शरीफ साहब की मदद करता, लेकिन इमरान खान साहब ने एक ऐसा वावेला मचाया अमेरिका के ख़िलाफ़, वाशिंगटन के ख़िलाफ़ ऐसी दुहाई दी उन्होंने पाकिस्तान में, एक ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दिया। स्टेट डिपार्टमेंट बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन को उन्होंने डिफेंसिव में डाल दिया, जिस वजह से जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडन का फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब को कॉल करना भी मुमकिन नहीं रहा, और वाशिंगटन का खुल खिला के उनकी मदद करना भी मुमकिन नहीं रहा। वाशिंगटन टूल्स तो यूज़ कर सकता है, सामने नहीं आ सकता। सो आपने देखा कि जब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल गए तो थे वाशिंगटन IMF से एक नया IMF का प्रोग्राम मांगने के लिए। वो ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को एक्सटेंड करने के लिए नहीं गए थे, पूरा प्रोग्राम मांग रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि चूँकि आपकी गवर्नमेंट का साल का प्लान है तो हम आपकी इसी में 9 महीने की एक्सटेंशन यानी जून 2023 तक की एक्सटेंशन कर दी। एक वर्बल कमिटमेंट हुई है कि $2 बिलियन बढ़ सकते हैं। $3 बिलियन इस प्रोग्राम के रहते थे, $2 बिलियन अगर बढ़ जाएंगे तो $5 बिलियन हो जाएंगे। लेकिन IMF ने जो छोटी सी प्रेस रिलीज इशू की है, जो शायद हम स्क्रीन पे आपको दिखाएं, उसमें उन्होंने इस $2 बिलियन के इंक्रीज की बात नहीं की। उन्होंने उल्टा कहा है कि जो स्टाफ लेवल मीटिंग होगी, IMF की टीम यहाँ पे आएगी, उसमें ये लिख दिया है कि आप सब्सिडीज़ ख़त्म करेंगे। यानी इमरान खान साहब ने जाते हुए जो पेट्रोल और डीजल और इलेक्ट्रिसिटी में सब्सिडी दी हुई थी, जहां इस वक्त पेट्रोल पे ₹21 पर लीटर और डीजल पे तकरीबन ₹54 पर लीटर की सब्सिडी है, और बिजली का बिल उन्होंने ₹5-10 में उसमें कमी कर दी हुई थी। वो IMF ने कहा है कि ये सब्सिडीज़ ख़त्म करें, और ईद के फ़ौरन बाद आप समझें कि कहीं 7 तारीख या 10 तारीख को मेरा ख्याल है IMF की स्टाफ लेवल टीम जो है वो पाकिस्तान आएगी। अब खबर ये है कि इस वजह से अंडर प्रेशर आके शहबाज शरीफ साहब को, मिफ्ता इस्माइल को ईद के फ़ौरन बाद तेल की कीमतों में कुछ इजाफा करना पड़ेगा, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी। अगर उनको ये इजाफा करना पड़ेगा तो उसका एक पॉलिटिकल बैकलैश होगा, जिसका फ़ायदा ज़ाहिर है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ उठाएंगे। ऑलरेडी कुछ मिसमैनेजमेंट हुई एडजस्टमेंट्स करने की, जब LNG के कार्गोज डिलीवर नहीं हुए, लैप्स कर गए, ये लैप्स होते रहते हैं। नई गवर्नमेंट थी, उनको समझ नहीं आई, उन्होंने फर्नेस ऑयल कंज्यूम कर लिया बिजली बनाने के लिए, वहाँ पर डेफिसिट हो गया। लोड शेडिंग हो रही है, लोड शेडिंग में शहबाज शरीफ सबको ख्याल था कि 1 मई तक कंट्रोल कर लेंगे। अब मेरा ख्याल है खुर्रम दस्तगीर कह रहे हैं कि 1 मई तक नहीं, 10 मई तक जाके खासी हद तक कंट्रोल होगा। वो उस प्रॉब्लम के अंदर अगर ये प्राइसेस बढ़ानी पड़ गई IMF की वजह से, तो शहबाज शरीफ हुकूमत पे बड़ा प्रेशर पड़ेगा। ये मुमकिन, अच्छा ये एक टेस्ट होगा कि IMF इससे कितनी लीनियंट है। मेरे सोर्सेज ये कहते हैं कि IMF खासी नरम रवैया अख्तियार करेगी शहबाज शरीफ हुकूमत की तरफ, और पिछली हुकूमत का तो उन्होंने नाका बंद किया हुआ था। हर 15 दिन के बाद वो उनके पास एक डिमार्शे लेके पहुंच जाते थे, ये बढ़ाएं। ऐसा इस दफ़ा नहीं होगा, लेकिन अभी तक कोई विजिबल किस्म की रिलीफ, जैसे आप पब्लिकली कहते हैं, IMF से नहीं मिली। इसलिए जिन एक्सपर्ट से मैंने बात की है वो कह रहे हैं कि अगले 15 दिन जो हैं इस लिहाज से बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि जब ये स्टाफ लेवल टीम आएगी तो वो क्या कंसेशन इनको देती है। क्या बिजली और तेल और पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, या इसके बगैर कोई एडजस्टमेंट करके कि हम इधर से पैसे बचा लेते हैं, 200 अरब उधर से बचा लेते हैं, कुछ उनको रिलीफ मिल पाएगी। ये एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा जो अगले 15 दिनों में हमारे सामने आएगा। और इस वक्त जो है
अगर अब जो जैसे कि मैंने शुरू में कहा, जस्ट कंक्लूडिंग दिस थिंग, कि 8 से 10 हफ्तों के दरमियान में शहबाज जरदारी रजीम को लोगों के सामने ये साबित करना है कि देखिए हमने हालात को बेहतर करना शुरू कर दिया है और इमरान खान की नालायकी और इनकॉम्पिटेंस की वजह से हालात ख़राब हुए थे। हम चूँकि बड़े समझदार और इंटेलिजेंट हैं, जैसे हमने मेट्रो लॉन्च कर दी है, हमने कारखाने साफ़ कर दिए, तो हम बेहतर रिजल्ट जो हैं अब आपको डिलीवर करके दिखा रहे हैं। तो अगले 8 से 10 हफ्तों के अंदर अगर शहबाज शरीफ इस तरह का एक नैरेटिव शेप कर सकते हैं तो इमरान खान का चैलेंज बढ़ जाएगा। अगर इमरान खान बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं और इकोनॉमिक सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं तो शहबाज जरदारी रजीम जो है उनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। फॉरेन पॉलिसी में कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन है। मैंने जो एक्सपर्ट से बात की, एक वो व्यू है जो मेरा अपना व्यू है, जो मैंने पहले दिया है कि हिंदुस्तान एक कंसेशन देगा, हाई कमिश्नर्स वापस आएंगे, फॉरेन मिनिस्टर्स की शायद मीटिंग हो जाए अगले चंद हफ्तों में, और इंडिया इन प्रिंसिपल तैयार है कि जम्मू और कश्मीर को, जिसको यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है, वो खुद ही करना चाहते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है, बिकॉज हिंदुस्तान की तारीख में कभी भी यूनियन किसी स्टेट को यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट नहीं किया गया। तो वो जिनको यूनियन टेरिटरी बनाया था वो एक टेम्प्रेरी मेजर था, वो आर्टिकल 370 के बजाय 371G(F) वगैरह में उसे दोबारा स्टेटस देंगे स्टेट का, और वहाँ पे वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के ऊपर एक मेहरबानी और कंसेशन कर सकते हैं कि टॉक्स हुई, टॉक्स के नतीजे में कश्मीर में सूरत हाल जो है बेहतर हो गई, और यहाँ पाकिस्तान में जो एक तरीका होता है कि फौरी तौर पे कह दिया जाएगा कि हुकूमत ने बड़ी ज़बरदस्त रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी की है, वो चीज़ अभी होते नज़र नहीं आ रही। दूसरा कॉन्ट्ररी व्यू है जो मुझे बाज़ लोगों ने दिया है, वो ये व्यू है कि इंडियंस बड़े गौर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन स्प्लिट है, पॉलिटिक्स स्प्लिट है, पाकिस्तान के की इंस्टीट्यूशंस को आज पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की सपोर्ट हासिल नहीं है, और वो किसी तरह से भी मूड में नहीं है कि अभी इस फौरी तौर पर इस हुकूमत को खुद से कोई रिलीफ दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो मौके का फ़ायदा उठा के प्रेशर बढ़ाएं और अपने लिए कोई फैसिलिटी या कंसेशन जो है इस हुकूमत से हासिल करने की कोशिश करें। बहरहाल ये वो चीज़ें जो क्लियर होंगी। अब तक इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है, और मैं आपका क्लिप जो है चीकू जहांगीर का वो आपके सामने देख लें, होटल में बैठे हैं, वो भी देख लें। थैंक यू। देखिए, ये जो कल वाक़या हुआ है मदीना शरीफ के अंदर, ये सारी जो टेलीविजनों पे और सोशल मीडिया पे और हर जगह पे ये इंफॉर्मेशन चली है, जिसमें मेरा नाम, अनिल मुसर्रत का नाम घड़ी घड़ी मेंशन किया गया है, उस पे ये मैं वीडियो का मैसेज दे रहा हूं एज अ क्लेरिफिकेशन। हम जी 2 दिन पहले आए थे, हमने उम्रा किया, मैं और अनिल मुसर्रत ने। उसके बाद फिर हम मदीना शरीफ आए। हम अपना एक रात मदीना शरीफ काटना चाहते थे और उसके बाद वापस आ रहे थे। जिस टाइम हम मदीना शरीफ में बैठे हुए थे, हम अपनी नमाज पढ़ रहे थे, रोजे खुलने का वक्त था, तो वहां पे मुफ्ती साहब और मरियम नवाज बेगम ये एंटर हुई, और जब ये एंटर हुई तो मैंने देखा कि पीछे से बड़ा शोर मच रहा है। तो अनिल मुसर्रत नमाज पढ़ रहे थे, मैं उठ के वहां से आया पीछे, और पीछे आने के जो मैंने देखा तो वहां पे एक शोर मच रहा था, जो पाकिस्तानी वहां पे जमा थे। इसमें जी मैं ये क्लियरिफाई करना चाहता हूं, ना कोई अनिल मुसर्रत ने फंडिंग करी थी इसकी, ना मैंने कोई ऑर्गेनाइजिंग करी थी। खुदा के वास्ते हम इबादत के लिए यहां पर आए थे। अल्लाह रसूल को तो आप पॉलिटिक्स में मत डालिए। हम अपनी इबादत कर रहे थे। आप इबादत के अंदर आपने इतना हमारे ऊपर शोर मचा दिया कि हम अरेस्ट हो गए, हम ये हो गए, हमारी पुलिस ने पकड़ लिया। ना हमने कोई पुलिस ने पकड़ा, ना हमारे ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर हुआ, ना कोई हम अरेस्ट हुए। हम अपना पूरी इबादत करके वापस आ गए। बस ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। वो लोग जो हैं वो अपने जिम्मेदार हैं कि वहां पे शोर क्यों मचा।